नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके साथ उपस्थित हैं एक और नई कहानी लेके दास्तान सीरीज़ के सीज़न 2 में। और आज की जो कहानी है वो आपको बताएगी कि कैसे गैंगस्टर्स या क्रिमिनल्स जो हैं ऑपरेट करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। कहानी शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं। एक नई सीरीज़ हम शुरू करने वाले हैं जिसको मैं ही कहानी सुनाऊंगा उसमें, और वो होगी एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ के ऊपर। वाइल्ड लाइफ में और एनवायरनमेंट में मैंने काफ़ी काम किया। 14 साल मैंने कान्हा, बांधवगढ़, पेंच इन जैसे टाइगर रिजर्व में बिताए, और टाइगर, स्नो लेपर्ड और बहुत सारी अदर डॉक्यूमेंट्रीज़ की इन्वेस्टिगेटिव वाइल्ड लाइफ क्राइम के ऊपर। तो जैसे अभी कोरोना का कहर चल रहा है, तो एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो एक अवेयरनेस सीरीज़ होगी एनवायरनमेंट को लेके। तो जल्दी वो सीरीज़ भी शुरू होगी। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें कहना चाहता हूँ। कमेंट्स आते हैं, उसमें मुझे माँ बहन की गाली दी गई होती है, और कुछ उनके जो सपोर्टर्स होते हैं। एक अभी रिसेंटली एक जेम्स करके एक व्यक्ति है जिसने कमेंट किया, उसने उसका तो स्क्रीनशॉट भी अपलोड हुआ। खैर, जेम्स ने उसके बाद जो है वो कमेंट डिलीट कर दिया। उसके बाद रोहित रावत उसमें कह रहे हैं कि बहुत अच्छा झकास वर्ड दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नंबर जो है पेटीएम वाला वो आजकल मेरे पास ही रहता है। किसी को मुझसे बात करनी है वो डायरेक्टली मुझे फ़ोन कर सकता है। और फ़ोन नंबर पे क्या मुझे तुम समझाओगे? अगर एड्रेस चाहिए तो मैं एड्रेस दे देता हूँ। मैं कभी दिल्ली रहता हूँ, कभी मुंबई रहता हूँ, या कभी मध्य प्रदेश में हूँ। तो जहाँ हूँगा वहाँ का एड्रेस दे दूँगा। नहीं है तो आप अपना एड्रेस बता दीजिएगा, मैं वहाँ आ जाऊँगा। और मेहमान नवाजी में हमारी तरफ से तो कोई कमी रहेगी नहीं, ये तय है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है, उसके पीछे कारण यह है कि सब लोग ये कहते हैं कि जो कमेंट्स आ रहे थे कि आप ये बताइए कि ऑपरेट कैसे करते हैं। आपने एक इंडिविजुअल की कहानी बता दी, उसमें फेक पासपोर्ट्स दिखा दिए, लेकिन ये फेक पासपोर्ट्स बनते कैसे हैं, ये उपलब्ध कैसे होते हैं? तो जो पहला पासपोर्ट इन लोगों को मिलता है, जो गैंगस्टर्स होते हैं, वो नॉर्मली मिल जाता है, क्योंकि तब इनका नाम किसी एफआईआर में या फिर किसी क्राइम में नहीं होता है इन्वॉल्व। तो नॉर्मल पासपोर्ट जैसे आम जनता लेती है वैसे मिल जाता है। अब जब इनका नाम किसी एफआईआर में आ जाता है और इनको देश छोड़ना होता है, तो उसके लिए सबसे पहले, जब मैं 70s 60s 70s 80s के आसपास की बात बताता हूँ, तो उस समय क्या होता था, एक मुंडी कट पासपोर्ट चलता था। अब मुंडी कट का अर्थ ये होता है कि जो फोटो लगा होता था वो फोटो जो है बदल देते थे। तो पहले क्या होता था कि जो फोटो होता था वो चिपकाया जाता था पासपोर्ट पे, और उस पर एक ठप्पा लगाया जाता था, यानी ठप्पा यानी मोहर लगाई जाती थी। तो जो मोहर है वो नकली बन जाती है। जैसे कि जो पुराने ड्राइविंग लाइसेंस क्या होते थे, वो एक लंबे से पेपर होता था, उस पर फोटो चिपकती थी, और उस पर एक स्टैंप लग जाता था आरटीओ का, और उसको लोग लैमिनेट करा के वो एक लाइसेंस हो जाता था। तो ऐसे ही जो था पहले 60s 70s 80s में जो पासपोर्ट बनते थे, वो फोटो लगा दिया जाता था। एक मगशॉट फोटो लेते थे, पासपोर्ट वाला जो फोटो होता है उसको लगा के उस पर ठप्पा लगाते थे। अब इसमें क्या होता है, जो क्रिमिनल्स होते थे वो ऐसे पासपोर्ट्स जो है चोरी कर लिया करते थे। जैसे किसी के घर में चोरी हुई और उसमें सोना निकलता था, जो लोकल क्रिमिनल्स होते हैं, जो जिनको जो घर में जाके डकैती करते थे, लूट करते थे, तो वो जब घरों में लूट करते थे तो किसी के पासपोर्ट भी वो चुरा लाते थे। अब वो जो पासपोर्ट चुराते थे वो पहुंच जाते थे अंडरवर्ल्ड के लोगों के पास। ये भी एक नेक्सस है कि जो उन्हें पता था कि जो जो घरों में चोरी करने वाले और डकैती करने वाले लोग होते हैं, उन्हें ये पता था कि अगर पासपोर्ट कहीं मिलेगा तो हमें उसके बहुत पैसे मिलेंगे। तो वो जो पासपोर्ट होता था, वो पासपोर्ट डकैती करने वाले अंडरवर्ल्ड के मोस्ट वांटेड लोगों को बेच दिया करते थे, और उस पे से अंडरवर्ल्ड वाले लोग फ़ोटो हटाते थे और अपनी फ़ोटो लगा के, और वैसी ही मोहर से बाकी का हिस्सा जो बचा हुआ होता था फ़ोटो पे, वो उसको चिपका देते थे। मतलब कि वो मोहर लगा देते थे। तो इस तरीके से एक ये पासपोर्ट बनता था जिसको कहते थे मुंडी कट। अब मुंडी कट के बाद जो है टाइम आया प्रिंटेड फोटो का पासपोर्ट पे।
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 90s के आसपास हिंदुस्तान में प्रिंटेड पासपोर्ट के ऊपर प्रिंट होने लगा था फ़ोटो, फ़ोटो चिपकती नहीं थी। तो प्रिंटेड में ये होता था कि अब फ़ोटोग्राफ्स कैसे हटाया जाए, क्योंकि वो हट नहीं सकता था। तब तक लेज़र टेक्नोलॉजी इतनी मशहूर नहीं थी, क्योंकि बाद में लेज़र से यूज़ करने लगे थे। तब इन्होंने एक नया तरीका निकाला। वो तरीका ये था कि बहुत सी जगहें हैं हिंदुस्तान में कि कैर फॉर एग्जांपल कि अगर कोई दिल्ली का मोस्ट वांटेड है, मुंबई का मोस्ट वांटेड है, बैंगलोर या साउथ का मोस्ट वांटेड है, तो वो क्या करते थे कि एक बहुत ही छोटी सी जगह में, फॉर एग्जांपल बिहार के किसी जगह में, ईस्ट चंपारण या वेस्ट चंपारण या गुजरात का बहुत छोटे से गांव में, यूपी के बहुत छोटे से गांव में, या फिर खासकर जो सबसे बड़ा नेक्सस जो फेक पासपोर्ट्स का 90s और लेट 2000 तक रहा, वो कोलकाता, भोपाल और चेन्नई वाले इलाके में रहा। कोलकाता में और कोलकाता में क्या होता था कि कुछ गैंग्स थे जो फेक पासपोर्ट बनवाने में आपकी मदद करते थे। वो ये क्या करते थे कि जो मोस्ट वांटेड लोग होते थे उनका फ़ोटो लेते थे और उनके नाम से एक नकली हाई स्कूल की मार्कशीट तैयार कराते थे। हाई स्कूल की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट तैयार कराते थे, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट तो अब जाके कंपलसरी हुआ है। 2000 के बाद जो लोग बॉर्न हुए हैं उनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी हुआ है। जो 2000 से पहले तक जो लोग बॉर्न हुए उनके लिए सिर्फ आपका हाई स्कूल का मार्कशीट ही बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ों में काम आता था। तो ये फेक हाई स्कूल के सर्टिफिकेट किसी स्कूल के से बनवाते थे। जैसे छोटे गांव में प्राइमरी स्कूल हो गए छोटे स्तर के, जो उनसे जो है पैसे दे के नकली हाई स्कूल की मार्कशीट बनवाते थे। और हाई स्कूल की मार्कशीट बनवाने के पीछे रीज़न ये था कि अगर आप हाई स्कूल पास नहीं है, एज़ पर दी इंडियन गवर्नमेंट्स के जो लॉज हैं उसमें यह है कि अगर आप हाई स्कूल पास नहीं है तो आपके पासपोर्ट पे ईसीआर लग जाएगा, एक ईसीआर का टैग लग जाएगा। ईसीआर होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो बहुत सारी कंट्रीज में आपको ओके टू बोर्ड चाहिए होता है अगर आपके पासपोर्ट पे ईसीआर है। तो अब हर जगह ओके टू बोर्ड ये ले नहीं सकते, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी फेक है, और जब जांच होगी तो पता चलेगा कि ये नकली पासपोर्ट है तो अरेस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए हाई स्कूल का मार्कशीट लेते थे जिससे कि पासपोर्ट पे ईसीआर की डिटेल ना हो। और उसके बाद ये नकली पासपोर्ट खासकर कोलकाता से बहुत बनता था, भोपाल से बहुत बना। और क्योंकि अबू सलेम ने जो पासपोर्ट एक्वायर किए थे वो भोपाल से किए थे, मैंने आपको फ़ोटोज़ भी दिखाई थी वो वाले। इस समय आप स्क्रीन पे वो अबू सलेम का भोपाल वाला पासपोर्ट भी देख रहे हैं जो उसने भोपाल से एक्वायर किया था। और ये भी इसी बेस पे एक्वायर किया था जिस तरीके से मैंने आपको बताया। अब फिर इसी बीच में जब थोड़ा सा और टाइम बीता तो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक और लॉ लेके आए कि जो कुछ पासपोर्ट जो हैं 2013 के बाद के जो जो भी पासपोर्ट बनेंगे वो 2013 या 2012 या मतलब कि 2010 से 2013 के बीच की बात है ये, कि जो पासपोर्ट बनेंगे वो अब बायोमेट्रिक बनेंगे। अब बायोमेट्रिक से बचने के लिए भी इन्होंने एक और चीज़ की, क्योंकि 2000 आते आते 2004 और 2004 और 2005 आते आते लेज़र टेक्नोलॉजी आ गई थी। तो जो पुराने जो प्रिंटेड पासपोर्ट होते थे उसको ये है लेज़र से चेहरा बदल देते थे और अपना चेहरा लगा लेते थे। तो इस तरीके से भी जो पुराने प्रिंटेड पासपोर्ट थे उसमें डेट चेंज कर देते थे। जैसे कि वो 2001 का है और 2011 तक वो वैलिड है। तो उसमें जो लेज़र वाला होता था, लेज़र से पहले उसकी फ़ोटो मिटा के अपनी फ़ोटो लगा लेते थे और फिर उसमें डेट चेंज कर देते थे हल्का सा खोल के कुछ जुगाड़ करके, और उसमें 2001 है तो उसको 2007 से 2017 कर देते थे। तो इस तरीके से भी ये पासपोर्ट एक्वायर करते थे। अब जब से बायोमेट्रिक हो गया तो बायोमेट्रिक में हिंदुस्तान में जब बायोमेट्रिक हो गया तो अब वो फेक पासपोर्ट लेना या बनवाना इतना आसान नहीं है। जब बायोमेट्रिक आ गया तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम गैंगस्टर्स को हुई, लेकिन बहुत सारे गैंगस्टर्स यहाँ से जा चुके थे क्योंकि हमारे बगल में नेपाल है। नेपाल से आप जो है यहाँ से अगर आप बाय रोड निकल गए और चुपचाप
बॉर्डर क्रॉस कर लिया तो नेपाल में भी नेपाली पासपोर्ट बिकते हैं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जिनको मैं कहता हूँ, जहाँ के पासपोर्ट्स आप खरीद सकते हैं, आप या नेशनलिटी ले लेते हैं। तो बहुत सारे गैंगस्टर्स जो हैं छोटी कंट्रीज़ के पासपोर्ट लीगली ले लेते हैं। अब लीगली कैसे लेते हैं कि अब वहाँ जाके वो एक यहाँ का इंडिया का एक फेक पासपोर्ट या एक किसी कंट्री का फेक पासपोर्ट ले लिया, जैसे रवि पुजारी ने किया था कि उसने श्रीलंका के पासपोर्ट पे अपनी एक नेशनलिटी ले ली थी, बुकीना फासो की और सेनेगल की। तो वहाँ पे जो है क्या करते हैं कि इंडिया का जो आदमी है बाई चांस वो नेपाल चला गया है, श्रीलंका चला गया या किसी और थर्ड कंट्री चला गया, वहाँ से इसने एक नकली पासपोर्ट लिया और नकली पासपोर्ट लेने के बाद वो एक और कंट्री चला गया जहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट दिखाया कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, और वहाँ पे बिजनेस दिखाते हैं। और एक सिंपल सा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में आप सिटीजनशिप बाय कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बेस के ऊपर। मुझे जहाँ तक याद है कि 2000 लेट 2000 में अमेरिका भी इनवाइट कर रहा था इंडियंस को कि आप आइए, हम आपको ग्रीन कार्ड देंगे। तो जो ग्रीन कार्ड आपको वो देते, उसके लिए वो आपसे 5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लेते। तो बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं सिटीजनशिप अपनी कंट्री की बेचते हैं अगेंस्ट दी इन्वेस्टमेंट। खासकर कि कैरिबियन कंट्री आइलैंड्स में बहुत सारे कंट्री आइलैंड्स हैं जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं ज़मीन के बेस पे, फार्मिंग के बेस पे। जैसे एक बहुत ही फेमस है निट्स करके, अगर मैं याद नहीं गलत नहीं हो तो एक निट्स करके है का आइलैंड, कैरिबियन आइलैंड है वो, जो है शायद आपका जो है $50 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके आपको सिटीजनशिप देता है। तो जब इनके पास एक फ़ेक पासपोर्ट होता है किसी भी कंट्री का, तो ये दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहाँ इन्वेस्टमेंट दिखाते हैं और वहाँ की सिटीजनशिप ले लेते हैं और लीगली उनके पास एक पासपोर्ट हो जाता है। उस देश में तो ये, जिस देश में ये रह रहे हैं उस देश में तो ये एक बिजनेसमैन हुए, लेकिन वहाँ से ये अपना सारा अंडरवर्ल्ड का काम करते चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी जो लास्ट स्टोरी की थी सीज़न 2 में, वो थी जीशान की। उसमें उसके पास इंडियन पासपोर्ट मिला था और वो दुबई में बेस्ड था, तो वो दुनिया के लिए एक इंडियन बिजनेसमैन हुआ। लेकिन दूसरी तरफ वो वहाँ से दुबई से बैठ के बांग्लादेश में अपनी क्राइम एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उसको पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है जब आप आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं। तो ये था तरीका इन लोगों का फेक पासपोर्ट्स और सिटीजनशिप लेने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज थोड़ी सी जानकारी मिली होगी कि ये लोग क्रिमिनल्स जो हैं कैसे ऑपरेट करते हैं। और अगली स्टोरी भी हम करेंगे, और अगली स्टोरी जो है वो नेपाल के एक माफिया के ऊपर होगी। तो वेट करिए थोड़ी सी और एपिसोड का, और कोरोना से बच के रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और कहीं बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए हम कोरोना में भी स्टोरीज़ अपलोड कर रहे हैं, जबकि हमारा टारगेट था कि 65,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो हम अपलोड करेंगे सीज़न 2, लेकिन हम 57,000 सब्सक्राइबर पे हैं। और कोरोना की वजह से आप लोग बोर ना हो, आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, तो इस वजह से हम स्टोरीज़ भी अपलोड कर रहे हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ दास्तान के सीज़न 2 में, और एक नई सीरीज़ जैसे मैंने बताई एनवायरनमेंट के ऊपर हम शुरू करेंगे, तो उसका एपिसोड भी जल्दी आएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।